वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में बच्चों हमने कविता पढ़ी थी, मैं सबसे छोटी हूँ, उसके हम प्रश्न उत्तरों को करने वाले हैं। जैसे कि बच्चों हमने देखो कविता पढ़ी थी, तो हमें उस कविता में क्या बताया गया था कि जो बच्ची है वो अपनी हमेशा छोटी होने की बात कह रही है कि मैं कभी भी बड़ा नहीं होना चाहती, क्योंकि अगर मैं बड़ी हो गई तो माँ मुझसे इस तरह से स्नेह नहीं करेगी, ऐसे प्यार नहीं करेगी जैसे वो मुझे अब करती है। तो मैं माँ के आंचल में हमेशा रहना चाहती हूँ, हमेशा अपनी माँ के हाथ से खाना खाना चाहती हूँ। तो ये सारी बातें बच्चों हमने कविता में पढ़ी थी। अब चलते हैं हम इनसे जुड़े प्रश्न उत्तरों को करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? यानी कि कविता में सबसे छोटे होने के बारे में क्यों कहा गया? ये क्यों नहीं कहा कि मैं बड़ी हो सकती हूँ, मैं बीच वाली हो सकती हूँ, लेकिन उसमें ऐसी क्या बात है कि वो सबसे छोटी होना ही चाहती है? कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है जिससे कि वह लंबे समय तक, यानी कि ज्यादा दिनों तक, लंबे समय तक माँ का प्यार मिलता रहे, माँ के आंचल की छाया मिलती रहे, माँ का साथ मिलता रहे और विभिन्न प्रकार के खिलौने मिलते रहे, माँ द्वारा परियों की कहानियां सुनने को मिले। देखो बच्चे, इसमें वो क्या कह रही है कि वह छोटी क्यों रहना चाहती है, वह बड़ी क्यों नहीं होना चाहती। तो वह चाहती है अगर मैं छोटी रहूंगी तो मुझे हमेशा माँ का प्यार मिलता रहेगा, अगर मैं छोटी रहूंगी तो मुझे हमेशा माँ का प्यार मिलता रहेगा और मैं हमेशा माँ की आंचल की ही छाया में रहूंगी, हमेशा माँ की आंचल की छाया में रहूंगी, माँ का साथ मिलता रहेगा। अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो माँ मुझे अपने आंचल में भी नहीं रखेगी और मुझे इतना प्यार भी नहीं करेगी। और जैसे कि बचपन में माँ मुझे खिलौने देकर खिलाती है, खिलौने देकर उनसे खेलने को कहती है, तो मैं विभिन्न प्रकार के खिलौने मिलते रहेंगे और माँ मुझे परियों की कहानी भी सुनाती रहेगी। तो इन्हीं सब बातों के कारण, माँ की इन्हीं सब चीजों को, ऐसे प्यार को पाने के कारण से ही मैं बड़ी नहीं होना चाहती, छोटी ही रहना चाहती। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। कविता में ऐसी बड़ी न होऊं मैं क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे? देखो उसने कहा कि कविता में ऐसी बड़ी न हूं मैं, जो ये बात कही है, ये क्यों कहा है और क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे? चलिए बच्चों जानते हैं। इस कविता में एक छोटी बच्ची रहकर माँ के साथ रहना पसंद करती है। देखो जो कविता है इसमें जो छोटी बच्ची है वो सिर्फ हमेशा अपनी माँ के साथ रहना ही चाहती है, माँ के साथ रहना पसंद करती है। वह ऐसी बड़ी बनना पसंद नहीं करती जिससे वह माँ का प्यार दुलार न पा सके, क्योंकि वो इसलिए छोटी रहने की बात कह रही है, अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो माँ मुझे इस तरह से प्यार नहीं करेगी और ऐसे दुलार नहीं करेगी। तो वो ये नहीं चाहती कि मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती कि मुझसे मेरी माँ का प्यार ही, मेरी माँ का दुलार ही छीन जाए। बड़ी बनकर वह माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती है, इसलिए इस कविता में ऐसी बड़ी न हो मैं की कामना की गई है। हाँ, मैं भी हमेशा छोटे बना रहना पसंद करूंगी। देखो बड़ी बनकर वह माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती, इसलिए इस कविता में ऐसी बड़ी न हो मैं इसकी कामना की गई है, इसकी कल्पना की गई है। और हाँ, मैं भी हमेशा छोटे ही बने रहना पसंद करूंगी, क्योंकि मैं भी बड़ी होकर माँ के प्यार को, दुलार को खोना नहीं चाहती। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर। आशय स्पष्ट कीजिए। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। देखो बच्चों,
जो हमें ये दो पंक्तियां दी गई है हमें इनका आशय स्पष्ट करना है, यानी कि हमें इनका अर्थ बताना है। देखो, इस कविता का आशय यह है कि बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनकर रहना चाहती है, क्योंकि वह अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटी बनकर रहना चाहती है। अगर मैं सबसे छोटी रहूंगी तो माँ मेरी हमेशा सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही करेगी, क्योंकि बड़े हो जाने पर उसका साथ माँ से छूट जाएगा। यानी कि जैसे माँ उसके छोटे होने पर उसका साथ देती है, उससे प्यार करती है, इतना प्यार वो उससे बड़े होने पर नहीं करेगी। जिस तरह छोटे रहने पर माँ हमेशा बच्ची के साथ रहकर समय और प्यार देती है, वैसा अब नहीं करती है। वह हमेशा माँ का साथ चाहती है, माँ का प्यार चाहती है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। अब हम चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 4 पर। अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब, छुटपन यानी कि जब वो छोटे होते हैं, यानी कि बचपन में अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नजदीकी की कौन कौन सी स्थितियां बताई गई हैं, यानी कि इस कविता में नजदीकियों की कौन कौन सी स्थितियां बताई हैं, यानी कि वो कैसे कैसे अपनी माँ के पास रहती है। माँ की गोद में सोना, परियों की कहानी सुनना, उसकी आंचल पकड़कर चलना, उसके हाथों से खाना खाना, उसके हाथों से सजना संवरना, ऐसे आदि बहुत सारे काम हैं जिससे कविता में नजदीकियों की स्थितियां बताई गई है। देखो बच्चों, क्या क्या कह रही है वो, कि जैसे वो अपनी माँ की गोद में सो जाती है, फिर माँ उसे अपनी गोद में लिटाकर परियों की कहानी सुनाती है, और वह अपनी माँ का आंचल पकड़कर उसके पीछे पीछे घूमती है, माँ के हाथों से ही खाना खाती है, और माँ के हाथों से ही सजती है संवरती है। तो ये इन सारे काम, इन सारी चीजों के कारण, इन सारे कामों के कारण वो अपनी माँ के नजदीक रहती है, अपनी माँ के करीब रहती है। तो इस कविता में इन सभी बातों से हमें नजदीकियों की स्थितियां पता चलती है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 4, और इसी के साथ हमारे कहानी के यानी कि कविता के प्रश्न समाप्त होते हैं। आगे हम करेंगे इस कहानी से आगे के प्रश्न, यानी कि कविता से आगे के प्रश्न, और उसमें हमारा पहला प्रश्न है, तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है। देखो बच्चों, जो भी बच्चा इस प्रश्न को पढ़ रहा है ना, वही अपने हिसाब से उसका उत्तर देगा, यानी कि जो तुम्हारी माँ है वो तुम्हारे लिए क्या क्या काम करती है। मेरी माँ मेरे लिए निम्नलिखित कार्य करती है, यानी बहुत सारे प्रकार के कार्य करती है। उसमें पहला कार्य है, देखो बच्चों, क्या जब हम छोटे होते हैं तो माँ हमसे बहुत प्यार करती है ना। देखो, वह हमें प्यार से अपनी गोदी में सुलाती है, यानी कि माँ हमें अपनी गोदी में लिटाकर बहुत प्यार से सुलाती है। जब हमें नींद नहीं आती तो वो क्या करती है, अपनी गोदी में लिटाती है, हमारे बालों में हाथ फेरती है, हमें कहानियां सुनाती है, तो जिससे हमें क्या होता है बच्चों, नींद आ जाती है। तो वह हमें प्यार से अपनी गोदी में सुलाती है। अगला है, अपने हाथों नहलाती धुलाती है और तैयार करती है, यानी कि जब हम छोटे होते हैं तो माँ क्या करती है, अपने हाथों से ही हमें नहलाती है, अपने हाथों से ही धुलाती है, और अपने हाथों से हमें कपड़े पहनाएगी, कंघी करेगी, बालों में तेल लगाती है, यानी कि अपने हाथों से ही हमें तैयार करती है। अगला है, टिफिन बॉक्स देकर समय से स्कूल छोड़ती एवं लाती है, यानी कि और क्या करती है, हमारे हम स्कूल में जाते हैं तो हमारा टिफिन बॉक्स पैक करती है, हमारा बैग पैक करती है, और हमें स्कूल में छोड़ के आती है, और तब हमारा छुट्टी होने का टाइम होता है तो हमें वापस स्कूल से घर लेकर भी आती है। मेरा गृह कार्य कराते हुए पढ़ाती है, यानी कि जब घर आने के बाद मेरा गृह कार्य, यानी कि जो स्कूल से हमें होमवर्क मिलता है, स्कूल से हमें काम मिलता है, तो आने के बाद वो भी हमें पढ़ाती है, मेरा
गृह कार्य यानी कि मेरा होमवर्क भी कराती है। मेरी हर जरूरत का ध्यान रखती हैं और अच्छी बातें सिखाती है, यानी कि जिस जिस चीज की मुझे जरूरत होती है, जो भी मेरी जरूरत की चीजें होती है, चाहे वो मेरे कपड़े हैं, चाहे वो मेरे खाने की चीजें हैं, मेरी ब्रश है, कोलगेट से, जो भी मेरी यूज की चीजें हैं, जो भी मेरी जरूरत की चीजें, उन सभी का ध्यान रखती है, यानी कि ये चीज मेरे बच्चे के पास है, नहीं है, लानी है, और मुझे हमेशा अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं। और रात में कहानियां सुनाते हैं, इनकी रात में परियों की, और फिर किसी भी यानी कि कोई भी जानवर की, कौवे की, रानियां की, कोई भी क्या करती है, हमें रात में कहानियां सुनाती हैं। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है। छलती का मतलब होता है बच्चों दूर करना। बड़ा होने पर माँ अपने बच्चों को साथ नहीं घुमाती, यानी कि जैसे जब हम छोटे होते हैं तो क्या होता है, माँ कहीं भी जाती है तो हमें लेकर जाती है साथ में, लेकिन हम बड़े हो जाते हैं तो हमें घर पर ही छोड़ देती है ना। तो इसमें वही कहा गया है कि बड़े होने पर माँ अपने बच्चों को साथ नहीं घुमाती है, यानी कि कहीं भी जाएगी तो साथ लेकर नहीं जाती है, और बड़ा हो जाएगा तो उसे अपनी गोद में भी नहीं सुलाती है, और उसका मुंह भी नहीं धोती है, उसे सजाने उसके ना तो उसे नहलाती है, ना ही उसे सजाती है, ना ही उसे संवारती है, और उसे परियों की कहानी भी नहीं सुनाती, और ना ही उसे खेलने के लिए खिलौने देती है। इसलिए छोटी बच्ची को लगता है कि बड़े होने पर माँ उससे छलती है, यानी कि माँ उसे दूर कर देती। जैसे बचपन में तो माँ उसे अपने साथ साथ रखती है, अपनी गोद में सुलाती है, नहलाती है, कहानी सुनाती है, और अपने हाथों से उसे खाना खिलाती है। लेकिन जैसे ही वो बड़े हो जाती है तो वो क्या करती है, माँ उसके साथ ऐसा भी कोई काम नहीं करती, ना ही उसे अपने गोद में सुलाएगी, ना ही खिलाएगी, ना ही नहलाएगी। तो इन सभी कारणों के कारण उस छोटे बच्चे को लगता है कि बड़ा होने पर माँ उसे छलती है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर। उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में माँ अपनी बच्ची या बच्चे के लिए करती है, यानी कि उन क्रियाओं यानी कि उन कामों को गिनवाओ, उन कामों को बताओ कि जो इस कविता में कविता के माध्यम से जो माँ अपने बच्चे के लिए करती है, चाहे वो लड़का है यानी कि चाहे वो लड़की, यानी कि जो भी उसके पास बच्चा है, यानी कि वो अपने बच्चे के लिए क्या क्या करती है। चलिए जानते हैं। अपनी संतान को माँ अपनी गोदी में सुलाती है, यानी कि जो उसकी बच्चा होता है, उसकी संतान होती है, उसको माँ क्या करती है, अपनी गोदी में सुलाती है। और गोदी में कैसे सुलाती है, परियों की कहानी सुनाकर उसे बड़े प्यार से अपनी गोदी में सुलाती है। उसे नहलाती है, सजाती है, संवारती है, उसे अपने हाथों से खिलाती है, स्कूल भेजती है, और अच्छी अच्छी बातें सिखाती है और पढ़ाती भी है। तो कविता के माध्यम से, कविता के हिसाब से माँ अपने बच्चे या फिर बच्ची के लिए यानी कि अपनी संतान के लिए इन सभी कार्यों को बड़ी खुशी खुशी से करती है। ठीक है बच्चों, ये थे हम हमारे कहानी से आगे के प्रश्न, यानी कि कविता से आगे के प्रश्न। इसके बाद हम करेंगे अब अनुमान और कल्पना के प्रश्न। कौन से करेंगे, अनुमान और कल्पना के प्रश्न में फिर हमारा पहला प्रश्न है, इस कविता के अंत में यानी कि कविता के अंत में, आखिरी में, लास्ट में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कह रहा है। चांद के उदित होने की कल्पना करो और अपनी कक्षा में सुनाओ। देखो बच्चों, इसमें हमें क्या कहा गया है, जब कविता हमारी समाप्त होती है, देखिए कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की, जो कवि ने माँ से चंद्रोदय दिखाने की बात क्यों कही गई है, यह बात कहने का उसका क्या मतलब था। और चांद के उदित होने की कल्पना करो और अपनी कक्षा में सुनाओ। चलिए बच्चों जानते हैं।
बच्चों को चांद को उदित होते देखना अत्यंत रोचक लगता है, यानी कि जब चांद निकलता है, आसमान में चांद होता है, तो बच्चों को वो चांद देखना बहुत ही अत्यंत रोचक लगता है, यानी कि बहुत ही सुंदर लगता है। वे अक्सर माता पिता से चांद को देखने या उसे हाथ में लेने की जिद करते हैं, यानी कि वो अपने माता से कैसे जिद करते हैं, या तो हमें चांद को दिखा दो या फिर उसे हमारे हाथ में दे दो। तो इस कविता में कवि ने चंद्रोदय दिखाने की बात कही है, क्योंकि चंद्रोदय का जो दृश्य है वो अत्यंत सुहाना होता है, बहुत अच्छा होता है। और चांदनी रात क्या होती है, बहुत ही शीतल यानी कि ठंडी ठंडी रातें होती हैं, जो आंखों और हृदय को ठंडक पहुंचाती है, यानी कि आंखों को और हृदय यानी कि हमारे दिल को ठंडक पहुंचाती है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। इस कविता को पढ़ने के बाद एक बच्ची और उसकी माँ का चित्र तुम्हारे मन में उभरता है। देखो बच्चों, कह रहा है कि जैसे कि आपने इस कविता को पढ़ा है, आपने इस कविता को समझा है, तो उसके बाद आपके मन में उस माँ और बेटी के चित्र आपके मन में उभर रहा होगा कि कैसे वो बेटी अपनी माँ के बारे में बातें बता रही है, कह रही है। वह बच्ची और क्या क्या कहती होगी, क्या क्या करती होगी, यानी कि जो जो बातें हमने पढ़ी हैं बेटा, इसके अलावा वो और क्या क्या कहती होगी और क्या क्या करती होगी, कल्पना करके हमें बताओ। देखो बच्चों, वह बच्ची दिन भर माँ के साथ उसके आगे पीछे घूमती होगी, यानी कि जो छोटी बच्ची है वो पूरा दिन भर अपनी माँ के आगे पीछे घूमती रहती है। वह माँ के साथ रसोई में, बैठक में, शयनागार में और छत पर जाती होगी, यानी कि जहाँ उसकी माँ जाती होगी वहीं वो अपनी माँ के पीछे पीछे जाती होगी। अगर माँ रसोई घर में जाएगी तो वो रसोई घर में जाएगी, बैठक में जाती है माँ तो वो बैठक में जाती है, शयनागार में जाएगी तो माँ के पीछे पीछे वहां भी शयनागार में जाती है। अगर माँ छत पर जाती होगी तो वो भी माँ के साथ छत पर जाती होगी। वह एक मिनट भी चुप नहीं रहती होगी, यानी कि जैसे वो अपनी माँ के पीछे पीछे घूमती है, कुछ न कुछ बोलती रहती होगी, चुप नहीं रहती होगी। कई तरह के सवाल उसने माँ से पूछने होते हैं, यानी कि माँ से बार बार वो कुछ बातें पूछती रहती है। माँ तुम क्या कर रही हो, माँ तुम क्या बना रही हो, माँ ये क्या है, यह कैसे होता है, ऐसी ऐसी सारी बातें माँ से पूछती है। रसोई में जाकर वह माँ से जिद करती होगी कि वह भी रोटी बेलेगी, यानी कि जब उसकी माँ रोटी बनाती है तो वो भी अपनी माँ को बोलती है, माँ के साथ जिद करके कि मुझे भी रोटी बनानी है। बैठक में जाकर वह कहती होगी कि टीवी चलाएगी, यानी कि बैठक में जाकर वो क्या कहती होगी कि टीवी चला दो। शयनागार में वह गंदे पैर बिस्तर पर चढ़ जाती होगी और चादर समेट देती होगी। घर भर में उसके खिलौने बिखरे पड़े रहते होंगे, यानी कि पूरे घर में वो अपने खिलौनों को बिखेर देती है। छत पर जाकर वह दूर कहीं पतंग उड़ते देख माँ से उसे लाने की जिद करती हुई, यानी कि जब वो अपनी माँ के साथ छत पर जाती है, अगर उसे कोई उड़ता हुआ पतंग दिखाई देता है तो वो जिद करती होगी कि मुझे भी वो पतंग लाकर दो। रात में वह तब तक नहीं सोती होगी जब तक माँ उसके पास लेटकर उसे परियों की कहानी न सुना दे, यानी कि रात में जब तक नहीं सोएगी जब तक माँ उसके पास लेटकर उसे परियों की कहानी नहीं सुनाएगी। इस प्रकार वह सारा दिन माँ को अपने में ही उलझाए रखती है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। माँ अपना एक दिन कैसे गुजारती है? कुछ मौकों पर उसकी दिनचर्या बदल जाया करती है। यानी कि माँ वैसे तो अपना दिन कैसे गुजारती है, लेकिन कभी कभी यानी कि कुछ ऐसे मौके आते हैं, कुछ ऐसे दिन आते हैं, कभी उस दिन से माँ की दिनचर्या यानी कि दिन का सारा काम करने का जो शेड्यूल होता है वो सारा क्या होता है, बदल जाता है। तो जैसे मेहमानों के आने पर, घर में किसी के बीमार पड़ जाने पर, या फिर त्योहार के दिन, इन सभी चीजों के कारण माँ की जो दिनचर्या है वो बदल जाती है।
इन अवसरों पर माँ की दिनचर्या बदलकर क्या हो जाती है, उस पर क्या फर्क पड़ता है, सोचो और लिखो। देखो बच्चे जानते हैं, ऐसे अवसरों पर माँ की व्यस्तता बढ़ जाती है। देखो बच्चों, यानी कि ऐसे अवसरों पर माँ क्या और ज्यादा व्यस्त हो जाती है और ज्यादा बिजी हो जाती है। मेहमानों के घर होने पर माँ पहले उनके लिए विशेष भोजन का प्रबंध करती है। यानी कि जब मेहमान घर पे आते पहले तो वो उनके लिए क्या करती है, कुछ खाने का प्रबंध करती है, उनकी जरूरतों का ध्यान रखती है कि अभी इन्हें किस चीज की जरूरत होगी। घर के बच्चों या अन्य सदस्यों की जरूरत बाद में देखी जाती है, यानी कि सबसे पहले वो किनकी जरूरतों का ध्यान रखती है, मेहमानों की जरूरत का, और फिर बाद में जो उसके घर के सदस्य हैं या फिर उसके बच्चे हैं, बाद में उन सभी की चीजों को देखती है। इसी तरह किसी के बीमार होने पर माँ पहली प्राथमिकता उस बीमार सदस्य की देखभाल में देती है, यानी कि जब भी घर में कोई बीमार हो जाता है माँ सबसे पहले उसकी देखभाल करती है, उसको कुछ खिलाती है, दवाइयाँ देती है। तो सबसे पहले वो क्या करती है, माँ बीमार व्यक्ति को देख रेख में रखती है। और त्योहार के दिनों में माँ त्योहार की तैयारी को पूरा निष्ठा से देखती है, यानी कि त्योहार की तैयारियों को करने में बिजी रहती है। स्वाभाविक रूप से इन विशेष अवसरों पर उसकी जो प्राथमिकता है, यानी कि उसकी जो दिनचर्या वो असल में बदल जाती है। ठीक है बच्चों, यहीं पे हमारे अनुमान और कल्पना के प्रश्न समाप्त होते हैं। आगे चलते हैं भाषा की बात। देखो, नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताओ, उसमें क्या फर्क है। देखो, स्नेह और प्रेम में हमें अंतर बताना है, शांति और सन्नाटा, धूल, राख, ग्रह, घर, निधन, निर्धन, समान, सामान। तो हमें देखो बेटा, इनमें देखने में तो क्या है, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है ना, लेकिन हमें जो इनमें इनकी जो मतलब का अंतर है ना अच्छे से वो समझाना है। चलिए जानते हैं और समझते हैं। देखो, स्नेह का तो क्या मतलब होता है कि छोटों के लिए प्रेम, यानी कि जब हम किसी जो हमसे छोटे होते हैं उनसे जो हम प्यार करते हैं, उनसे जो हमारी लगाव होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्नेह बोलते हैं। जैसे कि धूल और दूसरित बच्चों को देख मन में स्नेह उमड़ पड़ा। ठीक है बच्चों, आगे है प्रेम। अब प्रेम में देखते हैं, छोटे बड़े सभी के लिए लगाओ, चाहे उसमें छोटे हैं चाहे उसमें बड़े हैं, जिसमें एक दूसरे के लिए लगाव होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेम बोलते हैं। राम और लक्ष्मण का प्रेम तो एक मिसाल। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, शांति और सन्नाटा। शांति का तो मतलब क्या होता है, हलचल ना होना, यानी कि सुमन आज घर में इतनी शांत थी तो यानी कि कोई भी आवाज न आना। और सन्नाटे का मतलब होता है चारों तरफ चुप्पी रहना, यानी कि सन्नाट शांति तो होती है जो हमारे आसपास में, और सन्नाटा होता है बिल्कुल जो हमारे दूर दूर तक चारों तरफ में। रात होते ही गांवों में सन्नाटा फैल जाता है। ठीक है बच्चों, आगे है धूल और राख। धूल क्या होती है, धूल तो मिट्टी को बोलते हैं। जैसे कि हम कहीं रोड पर जाते हैं ना, देखो बाहर जाते हैं तो धूल उड़ती है, जैसे कि हम गाड़ियां चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, उनके पहियों से जो मिट्टी की धूल होती है उसको तो हम क्या बोलते हैं, धूल। और राख क्या होती है, जैसे किसी कागज या फिर किसी लकड़ी को जलाकर जो उसका भाग होता है ना, जला हुआ भाग, उसको हम क्या बोलते हैं, राख बोलते हैं। आपके चरणों की धूल माथे पर लगाने योग्य है, यानी कि धूल होती है जो मिट्टी होती है, और राख वो होती है लकड़ी है, कागज है, किसी भी चीज का जला हुआ भाग। इस राख को अब नदी में मत फेंक। ठीक है बच्चों, आगे है ग्रह और ग्रह। ग्रह तो होते हैं जो हमारे नक्षत्र होते हैं, यानी कि सौर मंडल में हमारे 9 ग्रह हैं, और ग्रह होता है हमारा घर, यानी कि जहां हम रहते हैं, घर तो सभी को पता है। आगे है हमारा निधन और एक है निर्धन। अब देखो बेटा, इस निधन का तो मतलब क्या होता है, मृत्यु होना, यानी कि किसी की डेथ हो जाना, किसी का मर जाना। महात्मा जी के निधन से गांव शोक में डूब गया। ठीक है बच्चों, और निर्धन का मतलब होता है गरीब, जिसके पास धन नहीं है, जो बिल्कुल गरीब होता है। निर्धन सुदामा की मदद कर कृष्ण ने उसे अपने समान बना दिया। अब देखो,
आगे है समान। समान यानी कि बराबर, यानी कि कोई भी दो चीजों अगर हम बंटवारा करें तो समान भाग में कर रहे हैं, बराबर बराबर कर रहे हैं, तो इसमें होता है बराबर। धन का समान बंटवारा होने से सारा झगड़ा खत्म हो गया। आगे है सामान। ये वो सामान जब हम किसी वस्तु को बोलते हैं, जैसे कि कोई हमारी जो चीज होती है ना, हमारा सामान होता है, उसे हम बोलते हैं घर में बिखरा सामान उठा लो। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 2। कविता में दिन रात शब्द आया है। दिन रात का विलोम है, यानी कि दिन रात का क्या है, बिल्कुल उल्टा है। विलोम का मतलब होता है बच्चों उल्टा होना। तुम ऐसे 4 शब्दों के जोड़े सोचकर लिखो जो विलोम शब्द से मिलकर बने हो, जैसे कि ऊंचा नीचा, उठना बैठना, सोना जागना, एक दूसरे से जुड़े हुए ना, लेकिन क्या है, ये एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं, विपरीत में। तो ऐसे हमें कोई भी 4 शब्दों को जोड़कर बनाना। सबसे पहले देखते हैं मित्र और शत्रु। मित्र शत्रु, मित्र तो क्या, आज मेरे मित्र मेरे घर आएगा, और शत्रु राम रावण को अपना शत्रु समझता है, कि शत्रु का मतलब होता है बच्चों दुश्मन। आगे है उठना बैठना। क्या है, उठना, बहुत देर हो गई अब उठना चाहिए। अब उसका उल्टा क्या हो गया, बैठना। हर यह जगह साफ है, हमें यही बैठना चाहिए। आगे आगे पीछे। अब और आगे मत जाना, पानी का बहाव तेज है। अब पीछे, सुमन जरा पीछे हटो, कौन आ रहा। ठीक है, इधर उधर, मधुमिता इधर आना, तुम बार बार उधर क्यों देख रहे हो। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2 भाषा की बात का, और इसी के साथ ही हमारा पाठ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अगले पाठ को लेकर आएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करती हूँ सभी बच्चों को ये कविता है, इसके प्रश्न उत्तर जो अच्छे से समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।